सर, बहुत दिन हो गए, कोई केस नहीं आया। मतलब छोटे मोटे केस तो आते ही थे, मतलब ऐसा बड़ा कोई केस नहीं आया। कामिनी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई बड़ा केस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे इलाका भी सुधर चुका है, शांत है। शायद ये भी हो सकता है कि हमारे इलाके के सभी गलत लोग सुधर गए हों। ये इंस्पेक्टर राठौर का इलाका है सर, ज्यादा देर शांत नहीं रह सकता। देखिएगा, आज कोई ना कोई बुरी खबर तो आ ही जाएगी। मैंने कहा था ना सर, हमारा इलाका शांत नहीं रह सकता। देखिए, केस आ ही गया। मतलब कोई केस है या नहीं, ये उधर जाकर ही पता चलेगा। पर हमारे इलाके के पास जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर एक आदमी की लाश मिली है। तो चलो आज की ड्यूटी शुरू करते हैं। सर, लगता है ट्रेन ने बहुत बुरी तरह से कुचला है। सारे बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। देखिए, यही रखे हैं। पर इसका सिर कहाँ है? सर, लगता है ट्रेन के टकराव के कारण कहीं दूर जाकर गिरा होगा। मैंने टीम को बोल दिया है कि आसपास के इलाके में ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पता नहीं कैसे ट्रेन के नीचे आ गया होगा ये। मुझे तो एक्सीडेंट का केस लग रहा है सर। शराब पीकर आया होगा और नशा चढ़ने के कारण ट्रेन का पता नहीं चला होगा, इसलिए मर गया बेचारा। देखो ना, दिन की शुरुआत ही खून से हो गई, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। सर, सुबह जो लाश मिली थी रेलवे ट्रैक के पास, तो उसके पास से हमें कुछ सामान मिला है। उन्हें देखने के बाद ये पता चलता है कि शायद ये आदमी ट्रेन पकड़ने जा रहा था। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर उसे ट्रेन पकड़नी थी तो वो स्टेशन क्यों नहीं गया? ये बीच में रेलवे ट्रैक पर क्या कर रहा था? हाँ सर, ये तो गौर करने वाली बात है। सर, और 2 लाशें मिली उसी जगह पर, उसी हालात में। कामिनी, अब ये केस मुझे एक्सीडेंट का नहीं लग रहा, जरूर कुछ अलग बात है। सर, ये 2 लाशों के बॉडी पार्ट्स पहले बॉडी की तरह सभी बॉडी पार्ट्स बुरी तरह से कुचल गए हैं। और सर, इनमें अलग बात ये सामने आई है कि लगता है इन दोनों को ट्रैक से बांध कर रखा था। दोनों के हाथ पैरों पर बांधने के निशान हैं। मतलब ये कि एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। कोई इन लोगों को जानबूझकर यहाँ बांधकर मरने के लिए छोड़ रहा है। कामिनी, पहले जो हमें बॉडी मिली थी उसके भी हाथ और पैरों पर बांधने के निशान थे या नहीं, अच्छी तरह से चेक करो। जी सर, मैं देखकर आपको बताती हूँ। और सर, और एक बात थी जो आपको बतानी थी। पहले बॉडी की तरह इन दोनों के सिर भी गायब है। हमारी टीम ने पहले बॉडी का सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कहीं नहीं मिला। और इन दोनों के सिर भी कहीं नहीं मिले सर। सिर कैसे गायब हो सकते हैं? मुझे लगता है कोई इन्हें ले जा रहा है। सर, एक बात और है, इन दोनों के पास भी सामान था। मतलब ये 2 लोग भी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। कामिनी, अब इस केस को एक मर्डर के एंगल से देखना पड़ेगा। एक काम करो, सभी टीम्स को कह दो कि आसपास के सभी इलाके में पूछताछ करें और जो भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब ले लें। और देखो कि कहीं कोई गाड़ी के निशान मिलते हैं नहीं। मुझे लगता है कि कोई इन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आया होगा। यस सर, मैं सभी टीम्स को अलर्ट कर देती हूँ। सर, आप क्या सोच रहे हैं? उन 3 लाशों के सिर का क्या हुआ? कोई उनसे क्या करेगा, यही सोच रहा था। सर, हम जरूर पता लगा लेंगे। टीम को रेलवे ट्रैक के पास कुछ टायर के निशान मिले हैं। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि वो किस गाड़ी के थे। बहुत अच्छे, गुड वर्क कामिनी। सर, शायद रिपोर्ट आ गई है। सर, ये तो किसी 3 पहिए की गाड़ी के निशान लगते हैं। मेरे ख्याल से किसी रिक्शा के हैं।
हाँ, ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? ये लोग स्टेशन जाने के लिए रिक्शा से गए होंगे। कामिनी, रिक्शा स्टैंड पर जाओ और देखो कहीं पर सीसीटीवी लगा है या नहीं। अगर लगा है तो पिछले 2 दिन की फुटेज निकाल कर लाओ। उसे देखकर हमें पता चलेगा कि ये लोग किस रिक्शा में बैठे थे। सर, मैं फुटेज लेकर आ गई और हमें वो रिक्शा भी मिल गई है जिसमें वो 3 लोग बैठकर स्टेशन के लिए निकले थे। ये रहा रिक्शा का नंबर। चलो इस रिक्शा वाले से मुलाकात करते हैं। जरा हम भी तो जाने कि इसे 3 लोगों को मारने की क्या जरूरत पड़ गई। सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं और 2 हवलदार जाकर लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। इसके पास हथियार भी हो सकते हैं। सर, ये रहा वो रिक्शा वाला। सुधीर नाम है इसका। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये मैडम मुझे क्यों पकड़ के ले आई हैं? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि यहाँ तुम्हें क्यों लाया गया है। अब तुम्हें कुछ याद आया या मैं और मदद करूँ? सर, मारिए मत साहब। मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैंने किसी के कहने पर किया था। मुझसे कहा गया था कि लोगों को लाकर रेलवे ट्रैक पर बांध दो। हर आदमी के पीछे मुझे 10,000 दिए गए थे साहब। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? प्रोफेसर लीना ने साहब। कामिनी, जल्द से जल्द इस प्रोफेसर लीना का पता लगाओ। क्या आप ही है प्रोफेसर लीना? जी हाँ। कहिए, क्या बात है? आप इसे तो पहचानती होंगी। कमीने, तुझे कहा था ना कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जा। किस बात के तुझे इतने पैसे दिए थे? मैं बाहर ही गया था मैडम, पर इन लोगों ने मुझे वहाँ से उठा लिया। बस, बहुत हो गया। अब सच सच बताइए कि ये मामला क्या है। उन 3 लोगों की हत्या क्यों करवाई? मुझे उन 3 लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे बस उनके कटे हुए सिर चाहिए थे मेरे रिसर्च के लिए। इसलिए मैंने इस सुधीर की मदद ली ताकि मुझे रेलगाड़ी से कटे हुए सिर मिल सके। अगर तुम्हें लोगों के कटे हुए सिर ही चाहिए थे तो तुम्हारे पास और भी तरीके थे। ये जानवरों जैसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुझे शार्प कटे हुए सिर नहीं चाहिए थे। मुझे ऐसे सिर चाहिए थे जो किसी एक्सीडेंट में कटे हो। यही मेरी रिसर्च है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि वो फिर से जुड़ सकते हैं या नहीं। आपके रिसर्च का तो पता नहीं, लेकिन उसके चक्कर में आपने 3 लोगों की हत्या कर दी है। इसके लिए आपको कम से कम फांसी की सजा हो सकती है और इस सुधीर को उम्र कैद। कामिनी, ले चलो इन दोनों को। सर, आपने एकदम करेक्ट अंदाजा लगाया था कि इनके सर कोई और ले जा रहा है। आपका भी जवाब नहीं सर। बस अपना तो ऐसा ही है। सर, एक आदमी आया है। अपना नाम श्यामलाल बता रहा है। उसे चोरी की रिपोर्ट लिखवानी है। तो फिर लिख लीजिए, इसमें पूछने वाली क्या बात है? सर, लिख तो लूं, पर यह आदमी आपसे ही मिलकर रिपोर्ट लिखवाना चाहता है। ठीक है, बुलाओ उसे। आ जाइए। नमस्ते सर, मैं श्यामलाल। वो लाल चौक पर कपड़े की दुकान है मेरी। जी, क्या चोरी हो गया है आपका? सर, कंगन चोरी हो गई है। और कुछ भी चोरी हुआ है क्या उसके साथ? नहीं सर, बस कंगन ही चोरी हुआ है। कंगन सोने का है या चांदी का? पीतल का सर। यहाँ मजाक चल रहा है क्या श्यामलाल जी? जो पीतल के कंगन की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आ गए? फालतू की चीजें ढूंढने का काम रह गया है क्या हमारे पास? मैडम, वो कंगन आपके लिए फालतू हो सकता है, मगर मेरे लिए नहीं। वो कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उस कंगन से मेरी यादें, मेरे जज्बात जुड़े हैं। फालतू नहीं है वो। श्यामलाल जी, कामिनी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उन्हें पता नहीं था कि उस कंगन के साथ आपकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं।
सर एक समय था जब हमारे पास खाने के लिए कुछ पैसा नहीं था, तो माँ ने उस कंगन को गिरवी रखकर हमारा पेट भरा था। फिर मैंने पैसा इकट्ठा करके उसे वापस छुड़ाया था। वो कंगन मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर। मैं जानता था पीतल का कंगन के लिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा, इसलिए मैंने आपसे मिलने की जिद की थी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कंगन आपको मिल जाए, पर सवाल ये है कि चोर ने सिर्फ पीतल का कंगन ही क्यों चुराया? क्या पता सर, ये तो चोर ही बता सकता है। आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। एड्रेस लिख लीजिए। सर ये आदमी तो मुझे फ्रॉड लग रहा है। पुलिस वालों से इसकी कोई ज्यादती दुश्मनी होगी, इसलिए हमें फालतू के कामों में उलझा रहा है ये। पीतल का गहना कोई भी गिरवी नहीं रखता सर। आपकी बात में दम तो है कामिनी जी, पर श्यामलाल की आंखों में भी सच्चाई दिख रही थी। एक कप चाय पीकर चलते हैं उसके घर। सर चोर ने पूरा घर इत्मीनान से खंगाला है। श्यामलाल जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं सर, बीवी बच्चों को लेकर मायके गई है। कंगन की कोई फोटो तो होगी आपके पास? जी नहीं सर। सर मुझे तो लगता है ये श्यामलाल कुछ तो छुपा रहा है, नहीं तो मामूली सी कंगन को कोई भला क्यों चुराएगा? मुझे भी यही लगता है। आखिर कोई पीतल का कंगन क्यों चुराएगा? सर मैं तो कहती हूँ श्यामलाल को लाकर अपने राम प्यारी का स्वाद चखाते हैं, सब सच बाहर आ जाएगा। कामिनी जी, कानून के दायरे में रहकर काम करना है, उसे हाथ में लेकर नहीं। सॉरी सर। बुलाइए फिर श्यामलाल को। नमस्ते सर, कंगन मिल गया क्या? अभी तक तो नहीं श्यामलाल जी, लेकिन आपने बताया था कि एक बार आपकी माँ ने कंगन गिरवी रखा था। कहाँ रखा था गिरवी? गुप्ता ज्वेलर्स के पास रखा था। मेरी दुकान के साथ ही उनकी दुकान है, वो आज भी गल्ले पर बैठे हैं। बताइए साहब, क्या दिखाऊं? गुप्ता जी को बुलाओ। सर मैं ही गुप्ता हूँ, बोलिए। हाँ तू गुप्ता है क्योंकि तेरे पिताजी गुप्ता हैं, समझा? उनको बुलाओ। जी बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आप ये आपके साथ वाली दुकान वाले श्यामलाल जी को जानते हैं क्या? उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार को भी अच्छे से जानता हूँ। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस एक इंक्वायरी करनी थी। उनकी माँ ने आपके पास कभी कोई पीतल का कंगन गिरवी रखा था क्या? जी रखा था। बेचारी के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत विश्वास था उसे मुझ पर। मैंने कहा भी था कि भाभी पैसे ले जाइए, कंगन रखने की कोई जरूरत नहीं, पर वो खुददार औरत थी। भगवान ऐसे लोग कम ही बनाता है। श्यामलाल ही वो कंगन मुझसे छुड़ा कर ले गया था। उसकी जगह कोई अनजान होता तो मैं पीतल का कंगन कभी गिरवी नहीं रखता। पर इतनी पुरानी बात आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल उनका वो कंगन चोरी हो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। पीतल का कंगन चुराकर किसी को क्या हासिल होगा? वही तो हम भी सोच रहे हैं राम भजन जी। पता नहीं ऐसा क्या खास है उस कंगन में जो चोर ने वही चुराया। लगता है चोर कोई नशेड़ी होगा इंस्पेक्टर, जो सोने के धोखे में पीतल ले गया। ठीक है सर, थैंक यू। जरूरत पड़ेगी तो फिर आऊंगा। जी आप ही की दुकान है इंस्पेक्टर। आई थिंक राम भजन जी सही कह रहे हैं। कोई चोर पीतल का सोना समझकर ही ले गया है। मुझे नहीं लगता सर, चोर बहुत शातिर होते हैं, एक नजर में ही बता देते हैं कि गहना सोने का है या पीतल का। पर अब आगे क्या करना है सर? कंगन की चोरी हुई है तो चोरों से ही पूछते हैं। सर आपने तो लगभग शहर के सारे चोरों को पकड़कर हवालात में डाल दिया। कंगन चोर का पता तो करना होगा ना।
माँ की यादों का सवाल है कामिनी जी। तुम में से कौन है जिसने कुंज विहार के श्यामलाल जी के घर के कंगन चुराया है? जल्दी बोलो, वरना एक एक को इतना तोड़ूंगा कि कोई जोड़ नहीं पाएगा। साहब, हम लोगों में से किसी ने चोरी नहीं की है। वो एरिया भीड़ नगर के भीमा का अंडर का है। वो नया है, हम उसे शक्ल से नहीं जानते। क्या कामिनी जी, पूरा शहर उठा लाए और जिसे लाना था उसे ही नहीं लाए? सॉरी सर। खैर, कहाँ मिलेगा ये बीमा? अबे तू मन ने भिखारी समझता है क्या? कितने पैसे चाहिए तुझे बोल? मेरे पास करोड़ों रुपए आने वाला है। जानता है कैसे? वो अपना कुंज विहार वाला श्यामलाल है ना, सुना है उसके घर में एक कंगन है पीतल का। वो एंटीक पीस है भाया, जिसकी विदेश में करोड़ों की कीमत है। मैं उसे उड़ाकर करोड़पति बन जाऊंगा। कामिनी जी, तुम बाकियों पर नजर रखो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। बस कर भीमा, इसी कंगन की तलाश थी। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक पीतल का कंगन है भीमा, बता तूने इसे क्यों चुराया? साहब, गया तो मैं बहुत सारा माल बटोरने था, पर इस कंगन के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला। उस वक्त तो सोने का लग रहा था, इसलिए मैं इसे ले आया। लेकिन सुबह तक मुझे पता चल गया था कि ये कंगन पीतल का है, इसलिए साइड में पटक दिया था। और जब तूने सुना कि वो कंगन मामूली नहीं बल्कि करोड़ों का है तो तू उसे लेने आ गया। लालच ने तुझे फंसा दिया भीमा। अच्छा एक बात बता, चोरी करते वक्त तूने दारू पी रखी थी क्या? हाँ साहब, थोड़ी ज्यादा पी रखी थी। तू थोड़ा सच्चा और थोड़ा लुच्चा है। कुछ दिन निकाल अब इस मेहमान खाने में। राम भजन ने सही गैस किया था कि चोर शराबी होगा जो पीतल को सोना समझकर ले गया होगा। बुजुर्ग आदमी के पास जिंदगी का तजुर्बा होता है कामिनी जी, उन्हें थोड़ा सीरियस लिया कीजिए। तजुर्बे का तो पता नहीं सर, लेकिन आपने जिस प्यार से एक बेटे के लिए उसकी माँ के पीतल के कंगन ढूंढे हैं ना, उसके लिए सैल्यूट है आपको। आपकी जगह अगर मैं होती तो ये केस कभी नहीं लेती। श्यामलाल जी को बुलाओ। पुलिस स्टेशन में सुबह सुबह फोन की घंटी बजने लगी तो इंस्पेक्टर राठौर गुस्से में बोले, कोई है कि नहीं? फोन तो उठाओ। यस सर। सर, पुलिस हेडक्वार्टर से फोन है। इट्स एन इमरजेंसी। हमारे इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। बिजनेस टाइकून ऋषि मल्होत्रा के घर पर आग लग गई, जिसमें उनकी माँ, दादाजी और मैनेजर की मौत हो गई है। चलो तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर चलो। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। कई सारे रिपोर्टर खड़े थे। सर, आपको क्या लगता है, यह हादसा है या कोई साजिश? हमें अभी इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए, फिर बताते हैं यह हादसा है या साजिश। इंस्पेक्टर राठौर घर के अंदर पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले बड़े से हॉल में जले हुए दो कंकाल थे, जो आग के कारण केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। दूसरे कमरे में दो और हड्डियों के ढांचे और आसपास ढेर सारी राख रखी हुई थी। इन कंकाल को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा किसका है। घर के बाहर और भीतर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर राठौर कामिनी से बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज आने लगी। इस घर में कुत्ते भी हैं। कहा जाता है कोई बाहर का व्यक्ति घर में आए तो जानवरों को खबर लग जाती है। यदि यह साजिश थी तो कोई सचेत क्यों नहीं हुआ, या ये केवल एक हादसा था जो मानवीय भूल या किसी और कारण से हुआ हो। तभी वहां हवलदार आ जाता है। सर, पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना कोई घर से बाहर निकला और ना कोई घर के भीतर आया। मुझे तो लगता है शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ होगा। बरखुरदार, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। सारी लाशों को, इन कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बोलते हुए इंस्पेक्टर राठौर को जमीन पर कुछ चिपचिपा पदार्थ नजर आया। उन्होंने उसे अपने हाथों में लेकर सूंघा तो मुस्कुराते हुए बोले, बरखुरदार मैंने कहा था ना किसी नतीजे पर मत पहुंचो। यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। सर, आपको कैसे पता? ये देखिए, यहाँ पर शराब फैली हुई है और शराब पेट्रोल की तरह तुरंत आग पकड़ती है। किसी ने तो सभी को मारने के लिए यह कदम उठाया है। सर, आप तो कमाल हो, कैसे कर लेते हो आप ये सब?
अपना तो ऐसे ही है कामिनी जी। इंस्पेक्टर राठौर केस फाइल को बड़े ही गौर से देख रहे थे। तभी कामिनी वहां आई और बोली, क्या हुआ सर, परेशान नजर आ रहे हो? सब ठीक? सब ठीक नहीं है कामिनी, ये केस बहुत उलझा हुआ है। सर आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये लीजिए चाय और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तब से दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा हूँ, मगर घोड़े कहीं भी जाकर रुकने को तैयार नहीं है। तो क्या अभी तक आपको इस केस में कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा है? सस्पेक्ट? 4 लोगों की मौत हुई है और आपस में सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, मगर चारों के खून में कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। तो ये लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और शायद इसके बाद आपको पता चल जाए कातिल कौन है। राठौर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर देखने लगता है, मगर वहां पर कोई क्लू नहीं था। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का एक नोट देखकर चौंक जाता है। रिपोर्ट में लिखा था कि ऋषि मल्होत्रा के मैनेजर को हड्डियों की टीबी थी, जिसके कारण वो केवल कुछ दिन का ही मेहमान था। कामिनी, ऋषि मल्होत्रा की बैंक डिटेल और ऑफिस की सारी फाइल्स मंगवाकर डीप स्टडी करो, हो सकता है उसकी मौत से किसी को फायदा हो। राठौर के कहने पर कामिनी वहां से चली जाती है। तभी ऋषि मल्होत्रा के पड़ोसी वहां पर आते हैं और बोले, सर, ऋषि मल्होत्रा के केस की इन्वेस्टिगेशन आप ही कर रहे हैं? कोई शक? नहीं सर, आपको कुछ बताना था। तो बताइए। सर, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मगर मैं पुलिस के लफड़े में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए अभी तक खामोश था। मगर मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हादसे वाली रात ऋषि मल्होत्रा के घर से बहुत लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। ऋषि सर बालकनी में आकर किसी से फ़ोन पर गुस्से में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी जायदाद मैं गरीबों को दान दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरी जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुमने मुझे धोखा दिया है। ऋषि सर के गुस्सा होने के थोड़ी देर बाद ही उनके घर से चीख पुकार की आवाज़ आने लगी और उनके घर में आग लग चुकी थी। सर, मुझे लगता है कहीं उनकी जायदाद के लिए तो उनकी हत्या नहीं की गई। आपके हिसाब से मल्होत्रा सर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, मगर उनकी कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो रात के 9 बजे के बाद उन्होंने किसी को फोन नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था, और पूरी बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने बालकनी में आकर तेज आवाज में बात की थी। जी धन्यवाद, आपने पुलिस की मदद करने के बारे में सोचा। मैं वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की कॉल रिकॉर्ड को चेक करता हूँ। पड़ोसी के जाने के बाद इंस्पेक्टर कामिनी जी को बुलाकर मरे हुए सारे लोगों की कॉल डिटेल चेक करने को बोलते हैं। सर, वो हमने सभी की कॉल डिटेल चेक की थी। किसी के भी मोबाइल पर कोई शाम 6 बजे के बाद कॉल नहीं था, और ना ही कोई ऐसी बातचीत या अननोन नंबर से कॉल हो जिस पर शक हो। मगर एक बात अजीब है, उस समय वहां पर 5 मोबाइल ट्रेस हो रहे थे। एक मोबाइल का कोई भी सिम या इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला, और उस हादसे के बाद से वो फोन बंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी पड़ोसी ने आकर कहा कि मिस्टर मल्होत्रा किसी से फोन पर बात कर रहे थे। कामिनी जी, कुछ तो मिसिंग है जो हमारी नजरों से दूर है। मल्होत्रा के मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? मल्होत्रा सर की खुद की कोई औलाद नहीं थी। कुछ समय पहले बीवी भी कैंसर से मर चुकी है। उनके बाद पूरी जायदाद का कोई भी वारिस नहीं है। पर एक बात बहुत अजीब है कि सर के बैंक अकाउंट से हर महीने 1 लाख रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, जो किसका है वो ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। उस अकाउंट की पूरी डिटेल निकालो। जी सर, मैंने पता किया। वो अकाउंट मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर का है। उनके अकाउंट की छानबीन की तो ये रकम ऐसे के ऐसे ही उनकी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। मैनेजर के अकाउंट में तो सैलरी ट्रांसफर की जाती है, फिर 1 लाख का क्या माजरा है? और ये मैनेजर रकम अपनी बहन के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर देता है? ये मैनेजर के घर पर कौन कौन है पता करो। हमें कातिल का सुराग उन्हीं के घर से मिलेगा। शायद मुझे समझ में आ गया है कातिल कौन है। जो कोई भी मिले उसे लेकर यहाँ आ जाओ। जी सर। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर कामिनी जी हवलदार के साथ जाकर मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर की बहन और बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आई। आइए मिस शेना, मल्होत्रा से आपका क्या रिश्ता था? मल्होत्रा से मेरा रिश्ता? मल्होत्रा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो तो मेरे भाई के बॉस थे बस। बस? इससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। फिर आपके अकाउंट में 1 लाख क्यों ट्रांसफर होते थे? कौन से 1 लाख रुपए? वो तो मेरे भैया देते थे मुझे खर्चे के लिए। कामिनी जी, उन्हें जरा पुलिस के डंडे का जोर बताइए ताकि ये सब सच बोले।
कामिनी जी जैसे ही उन लोगों को डराने के लिए डंडा उठाती है, डर के मारे शीना सब सच सच बोलने लगती है। मिस्टर मल्होत्रा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते थे। एक बार वो मेरे भाई से इस बारे में बात कर रहे थे, तभी मेरी माँ की नानी में कपट आ गया और उन्होंने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी। श्री मल्होत्रा तो होश में ही नहीं थे। हम लोगों ने मिलकर उनके कपड़े उतारे और उन्हें मेरे कमरे में सुला दिया। सुबह जब उनकी नींद खुली तो मेरी माँ ने बहुत हंगामा किया और मिस्टर मल्होत्रा शर्म के कारण पानी पानी हो गए। उन्होंने मेरी माँ से हमेशा मेरी देखभाल करने का प्रॉमिस किया। उस वक्त मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने बेटे को जन्म दिया, जिससे मेरी माँ ने उनका बेटा कहकर उसकी परवरिश के लिए पैसे मांगने लगी। मिसेस मल्होत्रा की मौत के बाद मेरा भाई चाहता था कि मैं उसके बेटे को लेकर मिस्टर मल्होत्रा के घर में रहने लग जाऊं, ताकि उनकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। मगर मैं इस बात पर राजी नहीं थी, इसलिए धोखे से उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा से सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर करवा दी और उस रात वो ऑफिस से ही उनके साथ उनके घर चले गए थे। डॉक्टर के हिसाब से भाई की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और वो केवल 1 महीना ही जिंदा रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा मेरा मरना तय है तो क्यों ना अपने साथ सबको लेकर मर जाऊं। उन्होंने ही उस अग्निकांड को अंजाम दिया और बाकी की कहानी आपको पता है। वाह मिस सिन्हा, आपने प्लान तो सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, मगर कहते हैं ना, सच्चाई सबके सामने आकर रहती है। सर कैसे कर लेते हैं आप ये सब, आप कमाल हो। अपना तो ऐसे ही है। एक हाथ जो खून से लथपथ है और वो दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। यस, एक अनजान आदमी की आवाज आती है। सर, हमारे पड़ोस के घर में एक खून हुआ है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। उसके पेट में चाकू से वार किया गया था और दीवार पर खून से दीप लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुंजन की मां को अपनी बेटी को इस हालत में देख सदमा लग गया और वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। गुंजन की पड़ोसियों ने बताया कि गुंजन और विवेक नाम के लड़के की शादी तय हुई थी। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी, उसका खून होने के बाद भी वो लड़का या उसके घर का कोई भी सदस्य ये देखने के लिए क्यों नहीं आया। पुलिस ने विवेक और उसके घर वालों का पता लगाया और विवेक को थाने में बुलाया। हाँ सर, ये बात सच है कि मेरी और गुंजन की शादी तय हुई थी और 1 महीने बाद हमारी शादी भी थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अब हमें सब सच सच बताना, तुम और गुंजन कैसे मिले थे और तुम दोनों का रिश्ता कैसा था। विवेक ने बताया कि अरे आप आ गए, आइए आइए, मैं कब से आप सबका इंतजार कर रही हूँ, आइए बैठिए। गुंजन की मां ने विवेक के घर वालों को बैठने के लिए कहा और उन्होंने गुंजन को आवाज लगाई। किचन से गुंजन हाथ में चाय का ट्रे लेकर आई। गुंजन को देखते ही विवेक को गुंजन पसंद आ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद गुंजन और विवेक दोनों ने एक दूसरे के लिए हाँ कर दी। अगर लड़का लड़की की हाँ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी के लिए। हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि उसे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। सब सही चल रहा था। विवेक और गुंजन धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो कॉल करते, वीडियो कॉल करते, कभी कभी बहाने बनाकर साथ में घूमने चले जाते, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते, मानो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। सर, मैं गुंजन को मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका था। मैं उससे सच में प्यार करने लगा था। अगर तुम सच में उससे प्यार करने लगे थे तो उसकी मौत की खबर सुनकर आए क्यों नहीं? सर, मैं वापस तब आता ना जब मुझे इसके बारे में कुछ पता होता। सर, मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। हम सब आज ही घर आए हैं। विवेक ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ पिछले 1 हफ्ते से बाहर था। वो गुंजन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन गुंजन नहीं मानी। पुलिस ने विवेक के बताए अनुसार इंक्वायरी की। सर जी, हमने विवेक के बारे में इंक्वायरी की और वो सच बोल रहा है।
वो पिछले 1 हफ्ते से अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। ये तो ठीक है लालू साहब, पर ये दीप की स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। गुंजन पूरा नाम तो नहीं लिख पाई, लेकिन कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा। हमें अपनी तलाश जारी रखनी होगी। इंस्पेक्टर राठौर ने कुछ पुलिस वालों को गुंजन के घर की तलाशी लेने के लिए भेज दिया और उसके बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घर में चोरी के कोई निशान नहीं थे, ना ही घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान थे और ना ही घर में कोई चोरी हुई थी। ये सारी बातें इस केस को और भी उलझा रही थी। कुछ दिनों के बाद गुंजन की मां को होश आने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी। कामिनी ने उनको संभाला और उनसे पूछताछ की। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। आपको किसी पर शक है क्या? कोई गुंजन का पुराना बॉयफ्रेंड या उसे परेशान करता हो, ऐसा कोई? गुंजन की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर की लाइट खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। काम खत्म करने के बाद वो पैसे ज्यादा मांगने लगा। गुंजन ने मना कर दिया था और इस बात से वो इलेक्ट्रिशियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। कहीं अपने गुस्से की वजह से तो उसने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा ना? उसका नाम क्या था? सर, उसका नाम शायद दीपेश था। ये नाम सुन सबको लगा कि शायद दीपेश ने ही ये सब किया होगा, क्योंकि गुंजन ने भी अपने खून से दीवार पर दीप लिखा था। पुलिस ने उस एरिया के लोगों से दीपेश के बारे में पूछताछ की। पुलिस को दीपेश का पता चल गया। पुलिस ने दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है कि हमारा पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। सर, मैंने वहां 2 दिन काम किया था, लेकिन काम ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने पैसे ज्यादा मांगे थे। दीपेश ने बताया कि उसने काम तो किया था, लेकिन गुंजन ने ज्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया। सर, मैं अपने काम का पैसा भी उससे वसूल नहीं कर पाया, तो खून कहां से करूंगा? हमारे लिए दिन के 300-500 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं अपना गुजारा करने के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो गुंजन ने तुम्हारा नाम अपने खून से क्यों लिखना चाहा? सर, मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज असली गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। दीपेश की बात सुनकर यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। दीपेश को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया था। फिर दीपेश ने एक चौंका देने वाली बात पुलिस को बताई। उस बात से केस के सारे धागे ही खुल गए। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों गुंजन को मारूंगा? मेरा उससे क्या रिश्ता? वही तो जानना है हमें कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता क्या है और तुमने क्यों मारा गुंजन को। तभी वहां दीपेश आ गया। दीपेश ने सनी को पहचान लिया। दीपेश ने बताया कि जब वो लाइट का काम करने के लिए गुंजन के घर जाता था, तब वहां पर सनी भी आया था। गुंजन की मां मार्केट जाती थी, तब उसी टाइम सनी वहां आता था और वो दोनों अकेले कमरे में 2-3 घंटे साथ में रहते थे, अंदर से दरवाजा बंद करके। अब आगे की कहानी तुम बताओगे या हम अपने तरीके से पता लगाएं? हाँ सर, मैंने ही गुंजन को मारा है। सर, मैं और गुंजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुंजन की माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। सनी ने बताया कि गुंजन की माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके गुंजन को विवेक से शादी करने के लिए मनाया था। विवेक से शादी तय होने के बाद भी गुंजन सनी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन धीरे धीरे सनी को महसूस होने लगा था कि गुंजन को अब विवेक अच्छा लगने लगा है। उस दिन रात को जब वो गुंजन से मिलने उसके घर पर गया, तब कमरे में जाने के बाद विवेक का कॉल आया था। वो जिस तरह से प्यार से विवेक से बात कर रही थी, ये बात सन्नी को बहुत बुरी लगी। तुम्हें विवेक अच्छा लगने लगा है ना? अब अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना? प्यार करने लगी हो ना तुम विवेक से? ऐसी कोई बात नहीं है सनी, विवेक एक अच्छा लड़का है, बस। इस बात से उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में सनी ने गुंजन के पेट में चाकू मार दिया। गुंजन के मरने के बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए
गुंजन का हाथ लिया और दीवार पर दीप लिख दिया ताकि सारा शक दीपेश पर जाए, क्योंकि गुंजन ने सनी को पहले बताया था कि पैसों को लेकर दीपेश और उसमें झगड़ा हुआ था। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। सही कहा सर आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी, चीते की चाल बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ से छूटना इम्पॉसिबल है। चैलेंज। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन में बैठे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। हेलो इंस्पेक्टर राठौर। कॉल एक आदमी का था। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, पर आप हैं कौन? यूं समझ लीजिए कि आपका शुभचिंतक हूं, जो आपको एक खास खबर देना चाहता है। खबर? कैसी खबर? आपका मुंबई शहर जल्द ही शमशान बनने वाला है। इतनी लाशें बिछेंगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। रोक सको तो रोक लो मेरे कहर को। वैसे आपसे बात करके अच्छा लगा। कौन बोल रहा है? क्या होने वाला है? कौन करने वाला है? हेलो हेलो हेलो। कॉल कट गया था। क्या हुआ सर? किसका फोन था? कामिनी, किसी ने पूरे शहर को तबाह करने की धमकी दी है, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कौन, कुछ नहीं पता। बस इतना बताया कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने शहर के सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। सब जगह नाकाबंदी की गई और सारे शहर में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। थोड़ी देर बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर गाड़ी से जा रहे थे। आगे नाकाबंदी लगी थी, गाड़ी की चेकिंग चल रही थी कि अचानक एक ट्रक ड्राइवर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। राठौर और कामिनी ने उस ट्रक ड्राइवर का पीछा किया। राठौर ने ट्रक के टायर पर गोली मारी। ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा गई और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। कामिनी, ट्रक में जाकर चेक करो, क्या है उसमें? कामिनी ने ट्रक चेक किया तो उसमें आम की पेटियां थी। कामिनी ने बताया कि ट्रक में आम की पेटियां हैं। राठौर को शक हुआ कि आम की पेटी के लिए ये ड्राइवर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को सारी पेटियां ठीक से चेक करने के लिए कहा। चेक करते वक्त कामिनी को कुछ पेटियों में बम मिले। ये देखिए सर, इसमें तो बम है। तभी मरे हुए आदमी के मोबाइल पर एक कॉल आया। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को कॉल नंबर ट्रेस करने के लिए कहा। बाद में उस नंबर पर राठौर ने कॉल किया। सामने कॉल पर, काम हुआ कि नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? कुछ बोलो। कौन बात कर रहा है? इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और ट्रक में जो बॉम्ब था उसे ले जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौर के मोबाइल पर एक रैंडम नंबर से कॉल आया। हेलो। क्या बात है इंस्पेक्टर राठौर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे। मेरा पहला प्लान तो तुमने फ्लॉप कर दिया, लेकिन लास्ट में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। क्या हुआ सर? किसका कॉल था? उस आदमी का जो पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। कामिनी ने कॉल ट्रेस किया। तब उसे पता चला कि वो कॉल एक पुराने खंडर के पास से आ रहा है। पुराने खंडर में कांचा दौड़ते हुए आया। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है सर। पुलिस को हमारा बॉम्ब से भरा हुआ ट्रक मिल गया है सर। मैं जानता हूँ मूर्ख, लेकिन पुलिस को हमारे ट्रक के बारे में पता कैसे चला? तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं मेरी इतने साल की मेहनत ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकता। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल उस लोकेशन की ओर गए जहां से कॉल आया था। वो पूरे खंडर में घूमे, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा।
तभी कामिनी को ऊपर एक गाड़ी दिखाई दी। सब लोग उस गाड़ी के पास बड़े ही सावधानी से पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सबको हैरानी हुई कि एक गाड़ी खंडर में कैसे। लालू पटेल ने गाड़ी की तलाशी शुरू की। आगे गाड़ी में उसे कुछ 15 एक ही फिल्म के टिकट मिले, वो भी अलग अलग दिन के। लालू पटेल ने टिकट अपने पास रख लिया। तभी कामिनी को एक आवाज सुनाई दी। कामिनी ने आवाज की तरफ देखा तो गाड़ी में एक बॉम्ब लगाया गया था। सर, इस गाड़ी में बॉम्ब है, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल जल्दी से उस खंडर से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में वो गाड़ी बॉम्ब से उड़ गई। सर, ये सब कैसे हुआ और किसने किया होगा? उसी ने जिसने हमें धमकी दी है शहर को तबाह करने की। सर, ये क्रिमिनल तो बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक और शातिर भी। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल पुलिस स्टेशन में सोच रहे थे कि आखिरकार एक इंसान एक ही फिल्म के 15 टिकट क्यों खरीदेगा, वो भी एक ही थिएटर के, वो भी उस फिल्म की जो कि फ्लॉप है। इंस्पेक्टर राठौर ने मूवी की टिकट फिर से चेक की। वो टिकट एक ही मॉल की थी। तब इंस्पेक्टर राठौर को समझ आया कि ये जो कोई भी है वो मल्टीमैक्स मॉल में जो थिएटर है वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है और इसीलिए वो रोज जाता है ताकि वो चेक कर सके कि मॉल में कहाँ बॉम्ब फिक्स किया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये बात साफ नहीं थी कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कब होने वाला है और कौन करने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी और उस मॉल में भी कुछ हवलदारों को वेश बदलकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कहा। इंस्पेक्टर राठौर ने उस मॉल की सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो रोज मॉल में आता हो। तभी राठौर के मोबाइल पर फिर से एक रैंडम नंबर से कॉल आता है। क्या बात है राठौर, तुम तो सच में चीते की चाल वाली सोच रखते हो। इम्प्रेसिव, हाँ? चलो, खेल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। पकड़ सको तो पकड़ लो मुझे। सर, हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन किसी पर शक नहीं हो रहा है। हमका तो लागत है वो आदमी अलग अलग लोगों को भेजता होगा फिल्म देखने के लिए, वरना एक ही आदमी बार बार एक ही फिल्म देख देख कर बोर हो जाएगा ना। पटेल, ये मजाक का वक्त नहीं है। यहाँ पूरा शहर दांव पर लगा है। बात भले ही पटेल ने गलत की हो, लेकिन उसमें भी पॉइंट है। अलग अलग लोगों को नहीं भेजा जा सकता, लेकिन अलग अलग भेष बनाकर तो आया जा सकता है ना। राठौर ने मॉल में वेश बदलकर कुछ पुलिस वाले को एंट्री और एग्जिट के गेट पर खड़ा किया ताकि वो अंदर आने वाले हर आदमी की तलाशी ले सके। लेकिन वो आदमी इतना चालाक था कि पुलिस की नजर से बचकर मॉल में घुस गया। राठौर सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखे हुए था और फिर इंस्पेक्टर राठौर को वो दिखा जिसे देखने के बाद वो सीधे मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर भाग कर गया और उसने एक आदमी को पकड़ा। उस आदमी ने नकली दाढ़ी और मूछें लगाई हुई थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी दाढ़ी मूछें निकाली। तभी वहाँ कामिनी और लालू पटेल भी आ गए। सर, ये कौन है? ये वही है जिसने हमें इतने दिनों से परेशान करके रखा था। जब इसका क्रिमिनल फाइल्स में मैंने रिकॉर्ड देखा तो पाया कि ये करण है, करण मल्होत्रा। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि करण पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने पैसों के लिए गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया था। करण ने इंस्पेक्टर राठौर का हाथ झटका और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वेश बदल कर आए हुए पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर राठौर ने उसे एक थप्पड़ मारा। अब सीधे सीधे बताओ बॉम्ब कहाँ लगाया है तुमने, नहीं तो हमें 3rd डिग्री देना भी आता है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है राठौर। मेरा बॉम्ब वाला ट्रक पकड़कर तुमने पहला चैलेंज जीता और मेरी बॉम्ब लगाई हुई गाड़ी से बचकर दूसरा चैलेंज जीता।
लेकिन ये तीसरा चैलेंज जीतने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उसके बाद बूम। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी बॉम्ब को ढूंढने के लिए गए। 7 मिनट होने के बाद भी उन्हें बॉम्ब नहीं मिला। एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि करण लास्ट टाइम में मॉल के मीटिंग बोर्ड से बाहर निकला है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मीटिंग बोर्ड के अंदर गए और बॉम्ब ढूंढने लगे। लास्ट में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। इंस्पेक्टर राठौर की नजर एक गुलदस्ते पर पड़ी। वहाँ सिर्फ एक ही गुलदस्ता था। इंस्पेक्टर राठौर गुलदस्ते के पास गया। उसने देखा तो सिर्फ 30 सेकंड ही बाकी थे बॉम्ब ब्लास्ट होने में। कामिनी, अगर वायर सही कटी तो सबकी जान बच जाएगी, और अगर गलत कटी तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बॉम्ब की एक वायर काटी और लकीली बॉम्ब का टाइम ऑफ हो गया। करण को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई। सर, वैसे तो आपका कोई जवाब है ही नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपको अचानक ये कैसे पता चला कि वही आदमी क्रिमिनल है, जबकि वो वेश बदल कर आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि आदमी अपना वेश बदल सकता है, लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो वो बदल नहीं सकता। जैसे करण ने अपने बाल, कपड़े, दाढ़ी, मूछें तो बदली, लेकिन अपने हाथ की घड़ी और पैर के जूते नहीं बदले। और जब उसने 3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, तब एक अलग इंसान ने वही घड़ी और जूते पहने थे, और आज एक अलग इंसान ने पहने थे। 2 अलग इंसान एक जैसी चीजें कैसे पहन सकता है? बस उसी से उस पर शक हुआ और वो उसे पकड़ने के लिए भागा। वाह सर, आप तो बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप स्मार्ट हो। यस सर, यू आर ग्रेट सर। आखिरकार आपने ये चैलेंज जीत ही लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।